प्यारे बच्चों, तो अभी तक हम दिल्ली सल्तनत के 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। तो उन 3 पार्ट्स में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके इल्तुतमिश और उसके सक्सेसर्स की कहानी देखी। फिर हमने देखा कि कैसे 1266 एडी में बलबन नाम का एक आदमी, उसने अपने ही दामाद, जो कि उसका दामाद जो है एम्परर था दिल्ली सल्तनत का, उसको हटा के उसने गद्दी ले ली उसकी डेथ के बाद। तो हम उसी बलबन और उसके सक्सेसर्स की कहानी जानेंगे इस पार्ट 4 में। तो बाय द वे, ये सारे लोग, कुतुबुद्दीन हो, इल्तुतमिश हो, बलबन हो, ये सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स हैं। इसलिए ये पूरी एक सिंगल डायनेस्टी कही जाती है और इस डायनेस्टी का नाम है स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी जो है दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टीज में से पहली डायनेस्टी है। तो अभी हम पहली डायनेस्टी की ही कहानी कवर कर रहे हैं। तो पहली डायनेस्टी के ही कैरेक्टर्स हैं ये सारे। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो ये है गयासुद्दीन बलबन। तो इसका पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ था इल्तुतमिश के जमाने से। तो इल्तुतमिश, आपको याद होगा, हमने पिछली वीडियोस पार्ट 2 में कवर कर रखा है कि इल्तुतमिश जो है उसने 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था। उसको नाम दिया था तुर्कान ए चहलगानी। तो उसी 40 लोगों के ग्रुप में से एक था ये गयासुद्दीन बलबन। और बाद में ये इतना पावरफुल हो गया कि खुद ही ये सुल्तान बन गया दिल्ली सल्तनत का। तो पहले जान ले कि बलबन था कौन। तो बलबन भी एक स्लेव ही था। तो ये पूरी जो पहली डायनेस्टी है स्लेव्स की ही डायनेस्टी। या तो स्लेव्स राजा बनते थे या तो स्लेवों के खरीदे हुए स्लेव्स। तो बलबन भी एक स्लेव ही था। इसको इल्तुतमिश ने खरीदा था। तो जैसा कि हमने पहले पार्ट 2 में डिटेल में कवर किया है कि इल्तुतमिश ने अपने 40 लॉयल लोगों की एक ग्रुप बना रखी थी। उन 40 लोगों का जो लॉयल ग्रुप था उसको नाम दिया था तुर्काने चहलगानी। तो उसी तुर्काने चहलगानी से ही बलबन की कहानी स्टार्ट होती है। तो बलबन उस वक्त एक बहुत यंग बॉय, छोटा बच्चा हुआ करता था, जबकि उसको तुर्काने चहलगानी का हिस्सा बनाया गया था। क्यों बनाया था इल्तुतमिश ने उसको तुर्काने चहलगानी का हिस्सा? क्योंकि वो इल्तुतमिश का स्लेव था। तो इल्तुतमिश का फंडा ही यही था कि अपने स्लेव्स को ही इस ग्रुप का हिस्सा बनाओ, तो तुम्हारे स्लेव्स कम से कम तुम्हारे खिलाफ तो कभी कुछ काम करेंगे नहीं। ठीक। तो लेकिन बलबन ने अपने मालिक इल्तुतमिश के खिलाफ तो कुछ नहीं किया, लेकिन इल्तुतमिश की ही फैमिली को हटा के गद्दी ले ली। तो बलबन जो है उसकी कहानी तो इल्तुतमिश के टाइम शुरू हुई थी, लेकिन बाद के जो एम्परर्स आए उस जमाने में भी ये ताकत गेन करता रहा। तो रजिया सुल्ताना हो या बहराम शाह हो, यानी दिल्ली की गद्दी पे कोई भी बैठा रहे, ये अपनी ताकत धीरे धीरे बढ़ा रहा था। तो अब इसका जो पहली बार इसकी जो ताकत उभर के सामने आई, तो इसने मसूद नाम के एम्परर को हटा के उसके छोटे भाई नसीरुद्दीन महमूद को एम्परर बनाया था। मसूद जो था दिल्ली सल्तनत का 7th एम्परर था। ये सब हमने पार्ट 3 में कवर किया है। तो जब तक आप पार्ट 1, 2 और 3 ना देख लो, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पार्ट 4 ना देखो, क्योंकि आप कई चीजें जो कनेक्टेड हैं, ठीक है, इसलिए बेहतर होगा कि आप एक सीक्वेंस में इन वीडियोस को फॉलो करो। तो इस बलबन ने मसूद को हटाया था गद्दी से। मसूद जो था वो 7वां एम्परर था और उसके छोटे भाई नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पे बिठा दिया था। तो नसीरुद्दीन महमूद को इसने 8वां एम्परर बना दिया था। तो तभी से जो असली कंट्रोल है दिल्ली सल्तनत की इसी आदमी के हाथ में आ गई थी। कैसे? पहला तो यह कि इसने डिसाइड किया कि एम्परर कौन बनेगा। दूसरा काम इसने क्या किया था कि ये जो नया एम्परर बनवाया था इसने, उसको अपना दामाद भी बना लिया। यानी अपनी बेटी की शादी नसीरुद्दीन महमूद से करवा दी थी इसने। ठीक। तो यहां पे यही लिखा है ना कि अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए इसने अपनी बेटी की शादी सुल्तान नसीरुद्दीन से करवा दी, और इसको सुल्तान बनाने में भी मदद की थी बलबन ने, इसलिए नसीरुद्दीन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसी का दामाद जब सुल्तान बन गया तो इसने 20 सालों तक उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। 20 सालों तक जो नसीरुद्दीन है वो सुल्तान बना रहा, लेकिन वो सिर्फ नाम का सुल्तान था। वो कभी अपने महल के बाहर नहीं आता था, वो कभी पॉलिटिकल मामलों में इंटरफेयर नहीं करता था। तो बदले में बलबन
बलबन को इसने, यानी बलबन कौन है, तो इसका ससुर है ना, फादर इन लॉ है ना, तो बलबन को इसने नायबे ममालिकात की पोस्ट दे दी थी। तो नायबे ममालिकात यानी कि आज के जमाने के हिसाब से बात करो तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया था बलबन को। और खुद तो कुछ करता धरता था नहीं है, खुद बाहर निकलता था नहीं, क्योंकि इसको लगता था कि अगर मैं कुछ करूंगा तो कहीं मुझे भी गद्दी से हटा ना दिया जाए। तो तभी से भले ही बलबन सुल्तान नहीं था लेकिन असली ताकत इंजॉय कर रहा था। तो जब नसीरुद्दीन की डेथ हो गई फाइनली 1266 एडी में, तो बलबन को मौका मिल गया, जब उसका दामाद मर गया तो बलबन को मौका मिल गया कि अब मैं बन जाता हूं अगला एम्परर। ताकत तो पिछले 20 सालों से उसी के हाथ में थी। तो नसरुद्दीन महमूद के मरते ही बलबन ने गद्दी अपने हाथ में ले ली। तो 1266 एडी में बलबन बन गया अगला सुल्तान, यानी 9th एम्परर बन गया ये दिल्ली सल्तनत का। और एम्परर बनने के बाद इसने एक रॉयल टाइटल अपना लिया, उसका अपना नाम बदल के रख दिया गियासुद्दीन बलबन। ठीक, तो बलबन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर के नाम पे जाना जाता है, एक स्ट्रॉन्ग रूलर के तौर पे जाना जाता है। तो इल्तुतमिश के मरने के बाद तो समझ लो कि दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश मरा था 1236 में और बलबन राजा बना 1266 एडी में। इल्तुतमिश जो था वो तीसरा सुल्तान था, बलबन जो है वो 9वां सुल्तान है, 9th। तो इस बीच में देखो कितने सुल्तान आए गए, 3-3 साल के लिए, 4-4 साल के लिए सुल्तान आते थे जाते थे। तो बलबन इस चीज को समझता था कि दिल्ली सुल्तान के जो दिल्ली सल्तनत का जो भी सुल्तान होता है उसकी पोजीशन काफी कमजोर हो गई है। लोग सुल्तान को उतनी इज्जत की भरी नजरों से नहीं देखते हैं, क्योंकि लोगों ने ये देखा है कि सुल्तान का तो अपना कोई कंट्रोल रहता है नहीं, तुर्काने चहलगानी ही मिलके उसको कंट्रोल करते हैं। तो जो सुल्तान की पोजीशन थी वो काफी वीक हो गई थी, कमजोर हो गई थी। तो इसी चीज को रिस्टोर किया बलबन ने। ये जो प्रॉब्लम आ गई थी इस चीज को बहुत अच्छे से डील किया बलबन ने। उसने सुल्तान की पोजीशन को ऐसा बना दिया कि कोई सुल्तान से नजरों में नजरें मिला के ना देख सके, कोई उनके सामने ठीक से खड़ा ना रह पाए, बिल्कुल सुल्तान की दहशत फैल जाए चारों तरफ। क्यों? क्योंकि ये जरूरी भी है ना, क्योंकि हर 2-4 साल पे सुल्तान को हटा दिया जाता है, तो सुल्तान की ताकत तो बची नहीं थी। तो अब ये चाहता था कि नहीं, ये सब ड्रामा बंद होना चाहिए, जो सुल्तान है वो इतना ताकतवर बन जाए कि कोई उसके सामने हिम्मत ही ना करे कुछ बोलने की। तो इसके लिए इसने कुछ स्टेप्स उठाए। तो वो स्टेप्स आपको याद रखने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कई कई बार पूछा गया है। तो बलबन ने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ किंगशिप, यानी राजा कौन बने और राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए पब्लिक को। तो ये थ्योरी इसी ने दी, थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो इस थ्योरी के मुताबिक बलबन का कहना था कि मैं अगर सुल्तान बनाऊं तो इसमें भगवान या अल्लाह की मर्जी है। तो अगर अल्लाह चाहता है कि मैं सुल्तान बनूं तो आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि कोई भी सुल्तान बन सकता था लेकिन बना तो मैं ना, यानी कि अल्लाह की मर्जी है इसमें। तो इसका कहना था क्योंकि अल्लाह ने मुझे सुल्तान बनाया है तो मैं सिर्फ अल्लाह की बातों का ही जवाब दूंगा। अगर मुझसे कोई गलती होगी, कुछ भी होगी, तो अल्लाह को मैं जाके समझा दूंगा, पब्लिक मेरे काम में दखल ना दे। और इसने काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के कोड्स ऑफ डिसिप्लिन लागू कर दिए अपने दरबार में, कि कोई भी इसके दरबार में हंसी मजाक नहीं कर सकता है, कोई भी छोटे लेवल की बात नहीं कर सकता है, क्योंकि सुल्तान तुम्हारे सामने बैठा है। तो इसने काफी सारे नियम्स बदल दिए, जैसे कोई भी शराब नहीं पिएगा, कोई भी अफीम स्मोक नहीं करेगा, कोई भी चुटकुले वगैरह नहीं सुनाएगा, कोई भी अगर उसके दरबार में आएगा तो उसकी ड्रेस पूरी फॉर्मल होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। तो इस तरह के डिसिप्लिन इसने बनाने स्टार्ट कर दिए। तो एक तरह से कहो कि सुल्तान का जो चेहरा है वो थोड़ा उसने ये बना दिया कि लोग उससे डरना स्टार्ट कर दे। अब एक और चीज है, मतलब कई स्टेप्स इसने लिए, तो उन स्टेप्स को हमको थोड़ा डिटेल में समझना होगा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बलबन ने एक नई प्रैक्टिस स्टार्ट की, उसका नाम था सिजदा। आज भी इसको सिजदा या सजदा बोला जाता है। सजदा का मतलब होता है सर झुकाना। तो ये प्रैक्टिस बलबन ने स्टार्ट की थी कि जब भी राजा दरबार में एंटर करे या राजा कहीं भी एंटर करे, तो जो उसके ऑफिसर्स होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको
अपना सर जमीन पे झुकाना होता था, सर राजा के सामने झुका के सलाम करना होता था, उसी को बोलते हैं सजदा। तो जैसे आप ये देख रहे हो कि लोग अपना सर झुकाए हुए हैं, राजा के कदमों में सर झुका देते थे, तो इसी को सजदा बोला जाता था। ठीक है। तो दूसरी चीज जो बलबन ने की, बलबन ये सब क्यों कर रहा है, ताकि राजा के तरफ जो है लोग डरना स्टार्ट कर दे, राजा से, राजा को इज्जत देनी स्टार्ट कर दे। ये नहीं कि हर 2 साल के बाद राजा को गद्दी से ही हटा दिया। तो अगला कदम जो इसने लिया, एक तो सजदा, यानी कि लोगों को मेरे सामने सर झुकाना है, उससे भी 2 कदम आगे बढ़ गया ये। अब इसने एक नया सिस्टम निकाला, उसका नाम रखा पैबोस। तो पैबोस का मतलब है कि राजा अगर कहीं एंटर करेगा तो लोग उसको, उसके जूते को, उसके पैरों को किस करें, यानी पैरों पे अपना सर झुका के पैर को किस करें, यानी बिल्कुल सरेंडर, ऐसा दिखाएं कि सुल्तान के सामने वो बिल्कुल ही सरेंडर हो गए। तो ये क्वेश्चन सजदा और पैबोस, ये जो सिस्टम था, ये किसने चलाया, तो बलबन ने चलाया, ये आपको याद रखना है। तो अब देख रहे हो बलबन पूरी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रूलर की इमेज बना रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सुल्तान की इमेज बना रहा है। तो बलबन का जो पॉलिटिकल करियर है वो तुर्काने चहलगानी से ही स्टार्ट हुआ था, तब हुआ था जब इल्तुतमिश ने उसको इसमें ग्रुप का हिस्सा बनाया था। तो बलबन ने इसी ग्रुप में होने का फायदा उठाया ना, क्योंकि इस ग्रुप के मेंबर ही एक तरह से सरकार चलाते थे, कोई ये मिनिस्टर बन जाता था, कोई वो मिनिस्टर बन जाता था। तो अगर आप इस ग्रुप के का हिस्सा हो तो आप उस पोजीशन में हो कि आपके पास इतनी ताकत होती थी कि आपसे शायद राजा को खतरा महसूस होने लगे। तो बलबन ने तो यही किया था ना, तुर्काने चहलगानी से निकल के वो अचानक से एम्परर ही बन गया था। तो बलबन को ये सब चीज समझ में आती थी कि तुर्काने चहलगानी कितनी कमाल की चीज है। और तुर्काने चहलगानी ने 1236 से लेके 1266 तक यही तो किया। पपेट रूलर्स, जो भी रूलर बनता था उसका कंट्रोल अपने हाथ में ही रखते थे, चाहे रजिया सुल्ताना हो, चाहे बहराम शाह हो, चाहे अलाउद्दीन मसूद हो। इसने तो खुद अपने दामाद को भी 20 साल तक कंट्रोल कर रखा था। तो बलबन इन सब चीजों को समझता था, इसलिए बलबन ने एक बहुत कमाल का काम किया, उस अपने अकॉर्डिंग, अपनी समझदारी से, कमाल ही बोलेंगे इसको। ठीक। तो ये समझता था कि तुर्काने चहलगानी किसी भी एम्परर के लिए खतरे की घंटी है। तो जब ये खुद एम्परर बन गया तो इसने क्या किया, सबसे पहला काम यही किया कि इस तुर्काने चहलगानी को ही खत्म कर दिया। तो क्वेश्चन है कि तुर्काने चहलगानी स्टार्ट किसने किया था, तो स्टार्ट तो इल्तुतमिश ने किया और खत्म किसने किया, बलबन ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बलबन ने खत्म कर दिया, मतलब क्या, खत्म कैसे होता है। तो जो 40 लोग थे उनमें से ज्यादातर लोगों को इसने या तो जेल में डाल दिया या फिर उनका मर्डर करवा दिया, उनको मार ही दिया। तो एक तरह से इसने सारे खतरे हटा दिए और अपनी इमेज इतनी स्ट्रांग बना दी कि मेरे सामने सर झुकाओ, मेरे जूते को किस करो, मेरे सामने अच्छे कपड़े पहन के आओ, जोक्स मत करो, शराब ना पियो, बिल्कुल स्ट्रांग इमेज इसने बना दी। तो अब इसके ऐसा नहीं था कि इसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, अब एम्परर है, प्रॉब्लम तो होगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसकी लाइफ में आई वो थी कि बंगाल में रिबेलियन। अब देखो बंगाल जो है, जब से दिल्ली सल्तनत बनी है, बंगाल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली सल्तनत वाले। शुरुआत में क्या था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत यहां बसाई तो बंगाल में बख्तियार खिलजी ने अपनी अलग किंगडम बना ली थी, बख्तियार खिलजी ने। फिर बख्तियार खिलजी को मारा था अली मर्दान ने, और अली मर्दान ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। फिर इल्तुतमिश ने अपने बेटे को भेजा था बंगाल में, ताकि बंगाल में जो बंगाल के एक आदमी ने खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया था। तो ये प्रॉब्लम बंगाल में शुरू से रही जब से दिल्ली सल्तनत बनी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो कंट्रोल हो रही थी वो दिल्ली से हो रही थी। कहां दिल्ली, कहां बंगाल, ठीक है ना, 2-2.5 हजार किलोमीटर का फासला। तो इसलिए ये लोग उतनी दूर पे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो रह रह के बंगाल से रिवोल्ट की खबरें आती थी। तो ऐसा ही एक रिवोल्ट फिर से हो गया बलबन के टाइम। तो जो दिल्ली सल्तनत का जो है, जो गवर्नर इन लोगों ने अपॉइंट करके रखा था, तुगरिल खान, तो वो क्या था, वो बलबन का ही स्लेव था। तो ये सारा स्लेव वाला ही सिस्टम चल रहा है, ठीक। लेकिन ये तुगरिल खान ने क्या किया, 1279 में खुद को बंगाल का
इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया, जबकि ये था कौन, ये गवर्नर था जिसको बलबन ने अपॉइंट किया था। तो इसने सोचा कि अगर बलबन एम्परर बनने का सपना देख सकता है स्लेव होके, तो मैं क्यों नहीं देख सकता, मैं भी देखूंगा। तो इसने 1279 एडी में खुद को बंगाल का इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया। तो ये चीज तो बलबन को पसंद नहीं आई ना, तो बलबन ने अपने बेटों को भेज के इसको कैप्चर करके इसको मार दिया। तो तुगरिल खान की कहानी खत्म, बंगाल का रिबेलियन खत्म। तो बंगाल में रिबेलियन तो खत्म हो गया, उसके बाद वहां पे संभालने वाला कोई चाहिए ना। ये जो पुराना गवर्नर था तुगरिल खान, इसी ने तो रिबेलियन किया था ना। तो अब बंगाल को एक नया गवर्नर चाहिए, तो इसने अपने बेटे बुगरा खान को बंगाल का गवर्नर बना दिया। तो ये बुगरा खान एक ऐसा इंसान है कि आप आगे देखोगे इसके बारे में कि बुगरा खान कौन है, तो बलबन का अपना बेटा है। इसने इसको बंगाल का गवर्नर बना दिया। उसके बाद बुगरा खान कभी लौट के दिल्ली नहीं आया। इसको हमेशा लगता था बुगरा खान कभी एम्परर नहीं बना, जबकि बलबन के मरने के बाद भी नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली आया ही नहीं। तो ना ही कभी इसने अपने फैमिली को पलट के देखा, क्योंकि इसको लगता था कि अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मुझे भी कोई ना कोई मार देगा। ठीक, तो बलबन जो है वो अपने बेटे को बंगाल का गवर्नर बना देता है और लौट के दिल्ली चला जाता है। एक्चुअली यही बेटा था जिसको बलबन चाहता था कि आगे चल के एम्परर बने, लेकिन बुगरा खान जो है थोड़ा अजीब किस्म का था। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि बंगाल का गवर्नर बनने के बाद बुगरा खान ने ये क्लियर कर दिया, ये बात क्लियर कर दी थी कि उसका दिल्ली लौटने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वो अगला सुल्तान बनना चाहता है। उसने अपने फादर को मैसेज भेजा कि मैं बस एक पीसफुल जिंदगी जीना चाहता हूँ, सुल्तान बनूंगा लोग मेरे खिलाफ भी साजिशें करना स्टार्ट करेंगे, तो मेरे को ये सब लाइफ नहीं चाहिए, मैं एक अच्छी खासी पीसफुल लाइफ अपनी जीना चाहता हूं। ठीक, तो ये तो इसकी एक प्रॉब्लम थी बलबन की लाइफ में, उसने सॉल्व कर ली। लेकिन इस प्रॉब्लम से भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसका अपना बेटा, उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया कि नहीं मेरे को अब ये गद्दी वद्दी नहीं चाहिए दिल्ली सल्तनत की। अगली प्रॉब्लम जो बलबन ने फेस की वो थी मंगोल्स की। तो जब बलबन राज कर रहा था तो उसके पहले ही दिल्ली सल्तनत में काफी कमजोर राजाओं का राज रहा था। तो मंगोल्स को मौका मिल गया था कि वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर आने जाने लगे थे। तो जब बलबन राजा बना तो ये अटैक्स जो है और बढ़ गए। ठीक है, लेकिन बलबन ने इनका काफी डट के मुकाबला किया। तो इसने डट के मुकाबला करने का क्या है, इसने अपने बेटों को वो ऐसी जगहों पे बिठाया जहां से मुगल्स एंटर करते थे। तो मुगल्स आते कहां से थे, तो चाइना से आते थे, मंगोलिया से आते थे। तो जहां जहां भी इंडिया में एंट्री पॉइंट थे मुगल्स के घुसने की, सिंध से घुसते थे, मुल्तान से घुसते थे, लाहौर से घुसते थे, तो इन सब जगहों पे अपने ट्रस्टेड लोगों को, जिन पे वो भरोसा कर सकता था, उन लोगों को वहां का गवर्नर बनाया। तो अपने बेटे को भी उसने ऐसे ही एक फ्रंटियर लोकेशन का गवर्नर बनाया, सिंध, मुल्तान, लाहौर का। और इन जो इसको तो हम यही कहेंगे ना, बॉर्डर ही कहेंगे ना, उस वक्त का बॉर्डर, दिल्ली सल्तनत का बॉर्डर। तो बॉर्डर से ही, बॉर्डर क्रॉस करके ये मंगोल्स घुसते थे। तो उसने अपने बॉर्डरों पे बड़े बड़े किले बनवाए, फोर्ट्स बनवाई, और उन फोर्ट्स में अपनी परमानेंट आर्मी रखता था। तो रहता तो ये दिल्ली में है, लेकिन इसको अपने बॉर्डर की भी तो चिंता करनी होगी। तो मंगोल से बचने का इसने ये उपाय कर लिया, अपने बेटे को भी गवर्नर बना के बॉर्डर पे भेज दिया। तो बॉर्डर पे जो इसका बेटा था मुहम्मद खान, वो मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। 1285 में मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। तो इसके जितने भी कैपेबल बेटे थे बलबन के, वो एक के बाद एक, देखो एक बेटा तो बुगरा खान है, वो बंगाल चला गया और उसने कह दिया कि मैं लौट के दिल्ली नहीं आऊंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अगला सुल्तान कौन बनेगा। जो दूसरा कैपेबल बेटा था मुहम्मद खान, वो मंगोलों से लड़ता लड़ता मारा गया। लेकिन मंगोल हार गए, मंगोलों को जीतने नहीं दिया। ठीक, तो ये दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी बलबन ने। तो ये जो बेटा जो इसका मर गया ना बलबन का, तो बलबन जो है काफी डिप्रेस हो गया, काफी इस चीज की चिंता उसको सताने लगी कि मेरे तो दोनों बेटे चले गए। बड़ा बेटा बुगरा खान, उसने तो मना ही कर दिया, और जो दूसरा बेटा था मुहम्मद खान, वो तो मर ही गया। तो ये चीज इसको बहुत अंदर से इसको परेशान करने लगी, और बलबन जो है डिप्रेशन में चला गया। फाइनली 1287 में बलबन की डेथ हो गई।
तो बलबन की डेथ हो गई, तो हमको जानना है कि अब दिल्ली सल्तनत का आगे क्या हुआ, बलबन का सक्सेसर कौन बना। एक बेटा तो मर गया और दूसरे बेटे ने पहले ही मैसेज भिजवा दिया है कि मुझे नहीं बनना सुल्तान। तो बच्चों अब पता करते हैं कि बलबन की डेथ के बाद क्या हुआ। तो बलबन के बड़े बेटे की जब डेथ हो गई तो वो काफी डिप्रेस रहने लगा, मंगोल्स के हाथों जब डेथ हो गई। तो फाइनली 1287 में बलबन की भी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने से कुछ पहले जब बलबन को ये एहसास हो गया था कि वो ज्यादा दिनों तक अब जिंदा नहीं रहेगा, तो इसने अपने बड़े बेटे बुगरा खान को मैसेज भिजवाया कि अब तुम बंगाल से दिल्ली आ जाओ, क्योंकि बुगरा खान को इसने बंगाल का गवर्नर बना रखा था। तो बुगरा खान ने तो ऑलरेडी ये डिसाइड कर ही रखा था ना कि उसको मतलब सुल्तान बनना नहीं है, तो उसको इस तरह की हेक्टिक लाइफ जीने में कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो उसने तो काफी पहले ही क्लियर कर दिया था। तो वो आता ही नहीं है, मतलब वो दिल्ली जाने से मना कर देता है। वो ये कहता है कि अगर मैं दिल्ली जाता हूं, सुल्तान बनने की कोशिश करूंगा, तो क्या पता मुझे ही कोई मार दे। तो वो बिल्कुल पीसफुल लाइफ जीना चाहता था। तो और दूसरा बेटा, एक बेटे ने तो मना ही कर दिया, और दूसरा बेटा जो महमूद था वो तो मंगोल से लड़ते हुए 2 साल पहले ही मर चुका है। तो अब बलबन क्या कर सकता है, जिसको वो राजा बनाना चाहता है अपने बाद, उसके दोनों बेटे, दोनों, एक तो मर ही गया है और दूसरा बेटा बनना ही नहीं चाहता है। तो इसने क्या किया, बलबन ने, कोई ऑप्शन तो था नहीं अब बेचारे के पास, तो इसने अपने दूसरे बेटे महमूद, जो कि मंगोल से लड़ता हुआ मारा गया था, उसके छोटे से बेटा काफी कम एज का था, उसका नाम था कै खुसरो, तो उसको ही अगला एम्परर बना दिया, क्योंकि कोई और ऑप्शन तो है नहीं, अपने ही फैमिली में से किसी को बनाएगा ना, तो इसीलिए अपने पोते कै खुसरो को ये एम्परर बना देता है। तो एम्परर डिक्लेयर करने के कुछ ही दिन के बाद, मतलब डिक्लेयर किया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो कै खुसरो को एम्परर बना देना। तो फाइनली 1287 में 80 साल की उम्र में बलबन की डेथ हो जाती है। तो इसने काफी अच्छी लाइफ जी, तुर्काने चहलगानी से अपना करियर स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि 20-21 साल तक ये सुल्तान बना रहा, और सुल्तान में इसने अपनी जो पोजीशन होती है सुल्तान वाली, उसको रिस्टोर करने का क्रेडिट इसी को जाता है। तो अब देखो, बलबन के जाने के बाद बिल्कुल ये जो डायनेस्टी है, अभी तक तो एक ही डायनेस्टी का रूल चल रहा था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक हो या इल्तुतमिश हो या बलबन हो, ये सब किसी ना किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे, रिश्तेदार थे एक दूसरे के। तो ये सारी जो डायनेस्टी है, जो पहली डायनेस्टी है, इसको स्लेव डायनेस्टी के नाम से आज हम जानते हैं। तो अब स्लेव डायनेस्टी अपने आखिरी दिनों की तरफ बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर है बलबन, उसकी डेथ हो चुकी है, और कै खुसरो जो है बलबन का पोता, वो एम्परर बन गया। तो कै खुसरो के एम्परर बनने के बाद से प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, रिवोल्ट पे रिवोल्ट होने लगे। तो जो दिल्ली का कोतवाल था, उसने बुगरा खान के बेटे कैकुबाद को, देखो 2 बेटे थे ना बलबन के, एक बुगरा खान और एक महमूद। तो महमूद तो मर गया था और उसका बेटा है कै खुसरो। बुगरा खान तो बंगाल का गवर्नर बन गया, उसका बेटा है कैकुबाद। तो कोतवाल जो था दिल्ली का, कोतवाल क्या होता है, जो इंचार्ज होता है, जो पुलिस, आज हमारे लिए पुलिस काम करती है, पुलिस किसी भी शहर को प्रोटेक्शन देती है, तो उस वक्त ये काम कोतवाल का था, जो पोस्ट हुआ करता था। तो इसी कोतवाल ने कैकुबाद को बोला कि मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगा, तुम इस कै खुसरो को हटा दो, गद्दी से हटा दो, और तुम खुद ही एम्परर बन जाओ। तो कै खुसरो को इन दोनों ने मिलकर, दिल्ली के कोतवाल और कैकुबाद ने मिलकर उसको गद्दी से हटा दिया। तो कै खुसरो को जो है अपनी जान बचाने के लिए लाहौर में जाके छुपना पड़ा। ठीक है, तो फिर से देख रहे हो ना एम्परर की क्या हैसियत है, ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाते हैं। तो बलबन के जाने के बाद तो सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया है। तो कैकुबाद अब अगला एम्परर बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने ही चचेरे भाई खुसरो को, कै खुसरो को मार के लाहौर भगा दिया है। तो जैसे ही ये एम्परर बनता है, तो इसका पूरा ध्यान जो है एडमिनिस्ट्रेशन में ना रह के, मतलब सरकार कैसे चलानी है, सल्तनत कैसे चलानी है, उसमें ध्यान ना देके ये बिल्कुल लाइफ, प्लेजर भरी लाइफ जीना चाहता है। तो ये ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है, नशे करने लगता है, और भी कई तरह के प्लेजर्स में ये इंडल्ज करता है। बिल्कुल ध्यान नहीं देता है कि कैसे सारा कुछ चलाया जाए। तो काफी एक्सेसिव ड्रिंकिंग करता था ये। तो इसके जो फादर थे बुगरा खान,
तो उसको ये खबर मिली कि हम देखो मेरा बेटा एम्परर तो बन गया है लेकिन उसकी आदतें बिगड़ गई है। तो बुगरा खान तो खुद तो दिल्ली आएगा नहीं, उसको तो दिल्ली आने में डर लगता था। तो बुगरा खान ने अपने बेटे को मैसेज भिजवाया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, ठीक है ना। तो कहीं पे ये लोग शायद उत्तर प्रदेश या आगरा में कहीं पे ये मिलते हैं, बाप बेटे दोनों मिले थे, ठीक। तो बाप ने क्यों बुलाया था अपने बेटे कैकुबाद को मिलने के लिए? क्योंकि बाप चाहता था कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, इसीलिए तो वो खुद दिल्ली नहीं आता था ना। तो उसको अपने बेटे की भी चिंता लगी रहती थी कि जो भी एम्परर बनता है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, उसको लोग मारने की कोशिश करने लगते हैं, तो कहीं मेरे बेटे कैकुबाद को भी कोई कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। इसीलिए बुगरा खान ने अपने बेटे को मिलने बुलाया और बुगरा खान ने अपने बेटे को एडवाइस दी कि बेटा तुम अपनी हरकतें जो है वो ठीक कर लो, तुम ये जो नशे वशे करते हो ना ये सब छोड़ दो, तुम अच्छे से जाके रूल करो, इतनी अच्छी सल्तनत के सुल्तान बन गए हो तो अच्छे से जाके रूल करो, इन सारी चीजों को छोड़ दो। लेकिन कैकुबाद ने अपने फादर की बात सुनी नहीं, तो वापस आके इसके जो वही सारे ड्रामे थे, शराब पीना, अफीम वगैरह लेना, डांस वगैरह देखना, तो वही चीज इसने यहाँ पे आके कंटिन्यू करी। तो कैकुबाद इतना ज्यादा नशा करने लगा कि बहुत जल्दी उसको पैरालिसिस का अटैक हो गया। तो अब देखो राजा कोई अगर पैरालिसिस का अटैक हो जाएगा तो राजा तो कुछ कर नहीं पाएगा ना, कुछ डिसीजन नहीं ले पाएगा, लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो मौका मिल गया, तो लोगों को मौका मिल गया कि अब इसको हटा दो गद्दी से। तो जो टर्किश नॉवेल्स थे उन लोगों ने इसको गद्दी से हटा दिया और गद्दी से हटाने के कुछ ही दिनों के बाद इसकी डेथ हो गई, कैकुबाद की डेथ हो गई। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है उस वक्त आर्मी कमांडर था, तो उसने इस बात का फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? इसी कैकुबाद, एक तो इसकी ही उम्र इतनी कम थी, 17-18 साल का होगा ये, उसी 17-18 साल की उम्र में ये 3 साल के बच्चे का बाप बन चुका था। तो अब इसके 3 साल के छोटे बच्चे को एम्परर बनाया। क्यों बनाया? कि 3 साल का बच्चा क्या एम्परर बनेगा, तो एक तरह से इसको पपेट बना के रखने की कोशिश की गई। तो अब एंट्री हो गई है जलालुद्दीन खिलजी की। सारे केपेबल लोग जो एम्परर थे वो तो मर गए, कैकुबाद तो मर गया, तो कैकुबाद का ही मिलिट्री कमांडर था जलालुद्दीन खिलजी। तो उसने देखा कि कैकुबाद तो मर गया तो मैं कंट्रोल कर लेता हूं गद्दी को। तो कैसे गद्दी को कंट्रोल करेगा? तो इसी कैकुबाद के 3 साल के छोटे बच्चे को इसने एम्परर बना दिया। तो बच्चा कहां से एम्परर बनेगा? बच्चे को तो एम्परर बना के सारी कंट्रोल जलालुद्दीन खिलजी ही अपने हाथ में रखना चाहता था ना। तो अब इस बच्चे का क्या हुआ? तो इस बच्चे का नाम था कयूमार्स। तो ये 3 साल का छोटा बच्चा है। तो इस बच्चे को भी ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त तो नहीं किया ना जलालुद्दीन खिलजी ने, ये तो बस इसको यूज करना चाहता था पपेट के थ्रू। तो ये छोटा सा बच्चा जो है एक दिन इसको उठा के यमुना नदी में फेंक दिया। किसने फेंक दिया? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो इससे क्या हुआ? पूरी फैमिली ही खत्म हो गई स्लेव डायनेस्टी की, अब कोई बचा ही नहीं। तो जो कहानी शुरू हुई थी 1206 में, वो आप देख रहे हो कि 1290 में खत्म हो गई पहली फैमिली। स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं इसको, स्लेव डायनेस्टी अचानक से खत्म हो गई। शुरू हुई थी कुतुबुद्दीन से, कुतुबुद्दीन ऐबक से, और खत्म हुई कयूमार्स पे। तो पहली फैमिली को खत्म करने वाला, यानी डायनेस्टी अब चेंज हो गई, अब इन लोगों की कहानी हो गई खत्म। ये डायनेस्टी ने अपना रूल कर लिया इतने सालों तक। अब नई डायनेस्टी गद्दी पे बैठेगी। तो नई डायनेस्टी जो गद्दी पे बैठेगी वो जलालुद्दीन खिलजी की फैमिली होगी, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने मामलूक्स को, स्लेव्स को के आखिरी बच्चे को उठा के नदी में फेंक दिया है। तो अब ये अपना नया किंगडम तो वही है, दिल्ली सल्तनत है, लेकिन अपनी नई डायनेस्टी स्टैब्लिश करेगा। तो क्योंकि इसकी टाइटल खिलजी है, इसलिए जो ये डायनेस्टी इसने स्टैब्लिश करी उसको आज हम खिलजी डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो खिलजी डायनेस्टी कब स्टैब्लिश हो गई? तो 1290 में हो गई। तो खिलजी डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी है? सेकेंड डायनेस्टी है जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठी। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे कुल मिला के 5 डायनेस्टीज बैठी हैं। तो पहली डायनेस्टी तो स्लेव डायनेस्टी थी, इसी स्लेव डायनेस्टी का चैप्टर क्लोज कर दिया जलालुद्दीन खिलजी ने और अपनी नई डायनेस्टी बसा ली 1290 में। तो अगली वीडियोस में हम बाकी बची हुई चारों डायनेस्टीज को डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर आप सिर्फ स्लेव डायनेस्टी की बात करो तो ये इन लोगों ने स्लेव डायनेस्टी को संभाला एक के बाद एक के बाद एक
तो अगर आप पूरा रिवीजन करना चाहते हो तो आप स्क्रीन को रोक के इसको समझ सकते हो। जो हमने चारों वीडियोस, चारों पार्ट में दिल्ली सल्तनत की जो पहली डायनेस्टी कवर की, उसका पूरा समराइज आप यहां से कर सकते हो अपने मेमोरी के लिए। ठीक है।